दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भाई मानना पड़ेगा आपको, आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस थोड़ा और रुक जाइए, जल्दी से कहानी सुन लीजिए और फिर सब्सक्रिप्शन किए बगैर जाइएगा मत। आज की कहानी है तृप्ति। तृप्ति ने जब की एक शादीशुदा से शादी। बहुत देर से तृप्ति मिहिर के लाए हुए प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। रविवार की शाम उसे अपने अकेलेपन के बावजूद बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगती थी। आज भी ऐसी ही एक रविवार की एक निर्जन शाम थी। अपने एकांत प्रिय व्यक्तित्व की तरह ही उसने नोएडा एक्सटेंशन की एक एकांत सोसाइटी में यह फ्लैट खरीद लिया था, बिल्कुल अकेले रहने के लिए। वह एक प्राइवेट बैंक में अकाउंटेंट थी, इसलिए लोन के लिए उसे अधिक ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ी थी। कुछ धनराशि माँ ने अपने जीवन काल में उसके नाम से जमा कर दी थी और कुछ उसने लोन लेकर यह फ्लैट खरीद लिया था। मिहिर, जो उसके बचपन का सहपाठी और जीवन का एकमात्र आत्मीय था, उसके इस फैसले से खुश बिल्कुल नहीं हुआ था। तृप्ति, तुम पागल हो जो इतनी दूर फ्लैट खरीद लिया। एक बार बोला तो होता यार, मुझसे कहकर तो देखती, मैं तुमसे कम कीमत में घनी आबादी में फ्लैट दिलवा देता। मिहिर ने बहुत सी नाराज़गी के साथ कहा था। मिहिर, मैंने अपने एकांतवास की कीमत चुकाई है, तृप्ति कुछ सोचते हुए बोली थी। मिहिर ने इससे आगे कुछ नहीं कहा। शायद वह सब कुछ जानता भी था। वह अपने मित्र को बचपन से जानता था। तृप्ति गेहुए रंग की 27 वर्षीय युवती, एकदम सधी हुई देह, जिसे पाने के लिए युवतियां रात दिन जिम में पसीना बहाती हैं। उसने वह अपने ही जीवन की अनोखी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते पा ली थी। शाम को मिहिर और तृप्ति बालकनी में एक साथ बैठे थे। अचानक मिहिर बोला, अंकल का कोई फ़ोन आया? तृप्ति बोली, नहीं, उनका फ़ोन पिछले 4 माह से स्विच्ड ऑफ है। मिहिर फिर बोला, देखो, तुम मेरी ट्यूशन वाली बात पर विचार कर लेना। हमारे खास पारिवारिक मित्र हैं अशोक जी, उनकी बेटी को ही ट्यूशन पढ़ानी है। हफ्ते में बस 3 दिन, 15,000 तक दे देंगे वो। तुम्हें इस ट्यूशन से फ़ायदा ही होगा, सोच लेना इस बारे में एक बार। यह कहकर वह जाने लगा तो तृप्ति उसे रोककर बोलने लगी, मिहिर, खाना खाकर जाना, तुम चले गए तो मैं अकेले ऐसी ही भूखी यहीं पर पड़ी रहूँगी। फिर तृप्ति ने फटाफट बिरयानी और सलाद बनाया। मिहिर भी बाज़ार से ब्रीज़र, मसाला पापड़ और रायता ले आया। मिहिर फिर रात की कॉफ़ी पीकर ही वहाँ से गया था। मिहिर को तृप्ति से दिल से स्नेह था। प्यार जैसा कुछ था या नहीं, ये तो पता नहीं, पर एक अगाध विश्वास था उन दोनों के बीच। उनकी दोस्ती पुरुष और महिला के दायरे में बिल्कुल नहीं आती थी। मिहिर निसंकोच तृप्ति को किसी भी नई लड़की के प्रति अपने आकर्षण के बारे में चटकारे लेकर सुनाता रहता था, तो तृप्ति भी अपनी अंदरूनी भावनाओं को मिहिर के समक्ष कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी। जब तृप्ति की माँ जिंदा थी तो एक दिन उन्होंने तृप्ति से कहा भी था कि मिहिर और तुझे एक साथ देखकर मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं बेटा। तू कहे तो मिहिर से पूछ लूँ कि उसके घर वालों से बात कर लूँ। तृप्ति हंसते हुए बोली थी, मम्मी अब क्या बोल रही हैं? मिहिर बस केवल मेरा दोस्त है, मेरे मन में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं है। मम्मी डूबते स्वर में बोली, यह आकर्षण ही तो हर रिश्ते का सर्वनाश कर देता है। तृप्ति अच्छी तरह जानती थी कि उसकी मम्मी का इशारा किस ओर है, पर वह क्या करे। मिहिर को वह बचपन से अपना मित्र ही मानती आई है और उसे खुद भी आश्चर्य होता है कि आज तक उसे किसी भी लड़के के प्रति कोई आकर्षण क्यों नहीं हुआ भला। शायद उसका बिखरा परिवार, उसके पापा का उलझा हुआ व्यक्तित्व और उसकी माँ की हिमशिलासी सहनशीलता उसे सदा सदा के लिए पुरुषों के प्रति ठंडा कर गई थी। उसके घर का माहौल ही ऐसा था। तृप्ति जब भी अपने बचपन को याद करती तो बस यही पाती, कुछ इंद्रधनुषी रंग भरे हुए दिन और फिर रेत जैसी ठंडी रातें जो तृप्ति और उसकी माँ की साझा थी। तृप्ति के पापा का नाम था सत्यवान, पर अपने नाम के विपरीत उन्होंने कभी भी सत्य का साथ नहीं दिया था। वे एक नौकरी पकड़ते और छोड़ देते। गृहस्थी का सारा बोझ एक तरह से तृप्ति की माँ ही उठा रही थी। फिर भी परिस्थितियों के विपरीत वे हमेशा
हंसती मुस्कुराती रहती थी। अपने नाम के अनुरूप तृप्ति की माँ स्वभाव से बेहद हंसमुख थी। जीवन से भरपूर दोनों जब साथ साथ चलती तो माँ बेटी कम, सखियाँ अधिक लगती थी। तृप्ति ने अपनी माँ को कभी किसी से शिकायत करते हुए नहीं देखा था। वे एक बीमा कंपनी में कार्यरत थी। तृप्ति ने अपनी माँ को हमेशा एक चवन्नी छाप बिंदी, गहरा काजल और गहरे रंग की लिपस्टिक में हंसते हुए देखा था। उनके जीवन की दर्द की छाप कहीं भी उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती थी। तृप्ति के विपरीत हंसा को पहनने ओढ़ने का बेहद शौक था। अपने आखिरी समय तक वे हमेशा सजी सवरी रहती थी, मगर आज तृप्ति सोच रही है कि काश उसकी माँ हंसा अपनी हंसी के नीचे अपने दर्द को ना छिपाती तो शायद उन्हें ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारी ना होती। पापा से तृप्ति को कोई खास लगाव बिल्कुल नहीं था। पापा से ज़्यादा तो वह मिहिर के पापा रमेश अंकल के करीब थी। जहाँ अपने पापा के साथ उसे हमेशा असुरक्षा की भावना महसूस होती थी, वहीं रमेश अंकल का उस पर अगाध स्नेह था। वे उसे दिल से अपनी बेटी मानते थे, पर मिहिर की माँ को यह अहंकारी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। बाप बेटे का उस लड़की पर यह प्यार देखकर वे मन ही मन कुढ़ती रहती थी। अंदर ही अंदर उन्हें यह भी भय था कि अगर मिहिर ने तृप्ति को अपना जीवन साथी बनाने की जिद की तो वे कुछ भी नहीं कह पाएंगी। मिहिर गौर्ण वर्ण, गहरी काली आंखें और तीखी नाक। जब से होश संभाला था कितनी युवतियां उसकी ज़िंदगी में आई और गई, पर तृप्ति की जगह कभी कोई नहीं ले पाई। और युवतियों के लिए वह मिहिर था, पर तृप्ति के लिए वह एक खुली किताब था जिससे उसने कभी कुछ नहीं छिपाया था। माँ को गए हुए 2 महीने हो गए थे। अब पूरा खर्च उसे अकेले ही चलाना था। मिहिर अच्छी तरह से जानता था कि यह स्वाभिमानी लड़की उससे कोई मदद नहीं लेगी, इसीलिए वह अतिरिक्त आय के लिए कोई न कोई प्रस्ताव लेकर आ जाता था। यह ट्यूशन का प्रस्ताव भी वह इसीलिए लाया था ताकि उसकी मदद हो सके। आज बैंक की ड्यूटी के बाद बिना कुछ सोचे तृप्ति ने अपनी स्कूटी मिहिर के दिए हुए पते की ओर मोड़ दी। जैसे सरकारी आवास होते हैं वैसे ही था, खुला हुआ, हवादार और 1 एकड़ के साथ शहर के बीचों बीच स्थित। अशोक पुलिस महकमे में ऊंचे पद पर हैं और अफसरों की पत्नियों की तरह उनकी पत्नी भी 3-4 समाजसेवी संस्थाओं की प्रमुख सदस्य थी और साथ ही एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पर भी नियुक्त थी। तृप्ति ने जैसे ही सरकारी कोठी में प्रवेश किया, अर्दली बाहर दौड़कर आ गया। उसका नाम पता पूछकर अंदर फोन घुमाया और फिर उसे अंदर भेज दिया। ड्राइंग रूम को देखकर तृप्ति सोच रही थी, मेरी पूरे फ्लैट का एरिया ही इस कमरे के बराबर है। तभी कुछ सरसराहट हुई और एक लंबी कदकाठी के सांवले युवक ने अंदर प्रवेश किया। नमस्कार, मैं अशोक हूँ, आप तृप्ति हैं? तृप्ति एकदम से सकपका गई। जी हाँ, बच्चा किधर है? जी, गुड्डी अभी सो रही है। दरअसल अभी कुछ देर पहले ही स्विमिंग क्लास से आई है। तृप्ति को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह युवक पुलिस महकमे में इतने ऊंचे पद पर आसीन होगा और इसकी 9 वर्षीय बेटी भी है। अशोक बहुत ही सीधे और मीठे स्वर में वार्तालाप कर रहे थे। न जाने क्यों तृप्ति बार बार उनकी तरफ एकटक देख रही थी। सांवला रंग, चौड़ा सीना, उठने बैठने में एकदम अफसरी ठसका, घने घुंघराले बाल जो थोड़े थोड़े कानों के पास सफ़ेद हो गए थे, उन्हें छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। और हंसी जिसमें ज़रा भी बनावट नहीं थी, दिल के आर पार हो जाती थी। बच्चों जैसी हंसी। पता नहीं क्यों बार बार तृप्ति को लग रहा था ये बंदा एकदम खरा सोना है। चाय आ गई थी। तृप्ति उठना ही चाह रही थी कि अशोक उनसे बोला, तृप्ति जी, आप आई हैं तो एक बार गुड्डी की मम्मी से भी मिल लें। ज़रा सा ही वक्त लगेगा, आराधना अभी रास्ते में ही है, बस 5 मिनट और। तृप्ति को वहाँ बैठना मुश्किल लग रहा था, पर क्या करती। चाय के दौरान बातों बातों में पता चला कि तृप्ति और अशोक एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं। फिर तो कब 1 घंटा बीत गया उसे पता ही नहीं चला। तृप्ति बोल रही थी, अशोक सर, आपके तो बहुत प्रशंसक होंगे कॉलेज में। अशोक मंद मंद मुस्कुराकर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी आराधना ने कमरे में प्रवेश किया। अपने पति को किसी अजनबी खूबसूरत लड़की से बात करते देख
वे बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुई। रूखी सी आवाज़ में बोली, आप हैं गुड्डी के ट्यूटर? देखो, वह इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ती है, करा पाओगे तुम उसका होमवर्क? हम इसीलिए इतनी ज़्यादा फ़ीस दे रहे हैं ताकि उसके प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स में आप उसकी मदद कर सको। मुझे और उसके पापा को तो दम मारने की भी फुर्सत नहीं है, इसलिए हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। तृप्ति विनम्रतापूर्वक बोली, इसीलिए मैं आज बच्ची से मिलना चाहती थी। तभी पर्दे में सरसराहट हुई और एक बहुत ही प्यारी बच्ची ने कमरे में प्रवेश किया। उसे देखते ही आराधना के चेहरे पर कोमलता आ गई, परंतु वह दौड़कर अपने पापा अशोक के गले में झूल गई। लड़की का नाम आरुषि था। पापा के चेहरे की भव्य गढ़न और माँ का रंग उसने विरासत में पाया था। एकदम ऐसा चेहरा जो हर किसी को प्यार करने के लिए मजबूर कर दे। आराधना अहंकारी स्वर में बोली, गुड्डी, तुम्हारी ट्यूटर आई हैं, कल से तुम्हारे पढ़ाने आएंगी। बच्ची मुंह फुलाकर बोली, मम्मी, आई एम आरुषि, द राइजिंग सन। तृप्ति मुस्कुराते हुए बोली, हेलो आरुषि, कल से मैं आपके प्रोजेक्ट्स में मदद करने के लिए आया करूँगी, ठीक है बेटा? आरुषि ने मुस्कुराकर हामी भर दी। तृप्ति ने कुछ ही देर में महसूस कर लिया था कि जो अशोक आराधना के आने से पहले इतने सहज थे, वे अभी बहुत ही बंधे बंधे से महसूस कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी में कोई साम्य नहीं लग रहा था। अब तृप्ति की शाम और देर से होती थी, क्योंकि हफ्ते में 3 शामें उसकी आरुषि की ट्यूशन क्लास में जाती थी। पहले 2-3 दिनों तक तो आरुषि ने उसे ज़्यादा भाव नहीं दिया, पर फिर धीरे धीरे तृप्ति से पूरी तरह से खुल गई। लड़की का दिमाग बहुत तेज़ था, उसे बस थोड़ी गाइडेंस और प्यार की ही ज़रूरत थी। ऐसे ही एक शाम को जब तृप्ति आरुषि को पढ़ाने पहुंची तो एकदम आंधी तूफान के साथ ज़ोरदार बारिश आ गई। जब 2 घंटे तक बारिश नहीं रुकी तो अशोक ने ही तृप्ति से कहा था कि वे आज अपने सरकारी वाहन में उसे घर तक छोड़ देंगे। रास्ते में वे तृप्ति से बोले, तुम क्यों रोज़ इतनी परेशान होती हो? आरुषि खुद तुम्हारे घर आ जाया करेगी। तृप्ति बिना झिझक के बोली थी, सर, आराधना जी ने मेरी ट्यूशन फीस इसीलिए 15,000 तय की है क्योंकि वे होम ट्यूटर चाहती थी। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। आने जाने का क्या है, मुझे आदत है इसकी। फिर जब कार एक निर्जन सी सोसाइटी के आगे रुकी तो फिर अशोक चिंतित स्वर में बोले, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? इतनी दूर, इतना अकेलापन? तृप्ति मुस्कुराते हुए बोली, सर, मुझे इंसानों से डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ, बिल्कुल दूर। अशोक के लिए तृप्ति एक पहेली सी थी और फिर मिहिर के पिता से उन्होंने तृप्ति का सारा इतिहास पता कर लिया कि कैसे वह लड़की अकेले ही आत्मस्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही है, फिर भी उसे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। इसके विपरीत उनकी पत्नी आराधना रात दिन छोटी छोटी बातों के लिए चिक करती रहती है। नौकर के छुट्टी करने पर या आरुषि की आया के न आने पर कैसे रणचंडी बनकर सबकी क्लास लेती रहती है, इसे वे भली भांति परिचित थे। आराधना का सौंदर्य एक कठोर पत्थर की तरह था। उन्होंने अशोक के जीवन को सख्त नियमों और कायदों में बांधा हुआ था, जिस कारण उनका फक्कड़ व्यक्तित्व भी कभी कभी विद्रोह कर उठता था। आज भी जैसे ही तृप्ति की स्कूटी की आवाज़ सुनाई दी, आरुषि ने शोर मचाना शुरू कर दिया। चंदा, तृप्ति मैडम आ गई हैं, जल्दी से चाय नाश्ता लगाओ। कभी कभी तो आरुषि को तृप्ति अपनी माँ ही लगती थी। आज तृप्ति ने नीले रंग की बेहद प्यारी साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर पीले रंग का बॉर्डर लगा हुआ था। उसी से मेल खाते उसने पीले रंग के प्यारे से झुमके पहने हुए थे और आरुषि ने जिद करके उसके बालों में पीला फूल भी खोस दिया, जो उसके बालों और चेहरे की खूबसूरती को लगातार बढ़ा रहा था, यानी कि दोगुना कर रहा था। आरुषि कह रही थी, तृप्ति मैडम, पता है आपकी शक्ल एक मॉडल जैसे लगती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तृप्ति हंसते हुए बोली, आरुषि, तुम तो पागल हो बिल्कुल बेटा, और तुम्हारे कुछ भी कहने से मैं आज की क्लास कैंसिल बिल्कुल नहीं करूँगी, समझी? इसलिए मुझे मस्का मारना छोड़ दो।
गलत क्या कह रहे हो आरू? आप एकदम सुष्मिता सेन का प्रतिरूप लगती हैं। आपको जब पहली बार देखा था तो मैं तो थोड़ी देर दुविधा में पड़ रहा था कि ये विश्व सुंदरी हमारे घर कैसे आ गई। अचानक से अशोक बोले थे। वे कब पीछे से आकर चुपके से सब कुछ देख रहे थे, ये उन गुरु शिष्या की जोड़ी को पता ही नहीं चल पाया था। तृप्ति का चेहरा लाल हो गया। आरुषि चिल्लाकर बोली, पापा आप कब आए? पता नहीं कैसा खिंचाव था दोनों के बीच। जहाँ तृप्ति की उदासीनता अशोक को न जाने क्यों आकर्षित करती थी, वहीं अशोक का चुंबकीय आकर्षण भी रह रहकर तृप्ति को लगातार अपनी ओर खींचता था। तृप्ति ने बचपन में भी कभी अपने पिता की सुरक्षा महसूस नहीं की थी। उसने हमेशा अपने पापा को एक हारे हुए इंसान के रूप में देखा था। जब मर्जी आती वे घर आते और जब मन नहीं करता महीनों महीनों अपनी महिला और पुरुष मित्रों के पास पड़े रहते। तृप्ति से उन्हें कोई खास लगाव था ही नहीं। उसे आज तक पता ही नहीं चल पाया था। जब उसकी मम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ था, वे फिर उनकी ज़िंदगी से गायब हो गए थे। जब भी कोई जिम्मेदारी आती तो वे ऐसे ही महीनों तक गायब हो जाते थे। तृप्ति कभी कभी सोचती कि मम्मी ने इस आदमी से प्यार करने की बहुत ही भारी कीमत चुकाई है। उसकी माँ हंसा ने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर सत्यवान से कोर्ट में विवाह किया था। एक प्रेमी के रूप में वे जितने अच्छे थे, पति बनते ही गृहस्थी की जिम्मेदारियों से वे भागते चले गए। दरअसल शादी के बाद ही हंसा को एहसास हो गया कि वे शादी के लिए बने ही नहीं थे। हंसा मन ही मन अपने गलत लिए गए फैसले पर घुलती रही और तभी असमय कैंसर रूपी दीमक ने उन्हें चाट लिया। सत्यवान एक पिता और पति के रूप में न कभी उनकी ज़िंदगी से पूरी तरह निकले, न ही पूरी तरह उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही बन पाए थे। एक लुका छुपी का खेल लगातार चलता रहा। मम्मी के परिवार ने उन्हें बहुत पहले ही अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया था। शायद उनके विवाह के बाद से और सत्यवान के घर वाले उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण उनसे छुटकारा पाना चाहते थे और इस विवाह ने उन्हें एक सुनहरा मौका दे दिया। इसलिए उन्होंने पहले ही दिन से काफ़ी दूरी बनाकर रखी थी उनसे। शायद अशोक का अपनी बेटी आरुषि के लिए अथाह प्यार ही तृप्ति को उनकी तरफ खींचता था। वह अशोक में अपने उस पिता को ढूंढती थी जो हमेशा मुसीबत आने पर उन माँ बेटी को छोड़कर हमेशा वहाँ से भागकर चले जाते थे। एक बार तृप्ति ने अपनी माँ से झुंझला कर कहा भी था, मम्मी क्यों इन्हें ढो रही हो, तलाक क्यों नहीं ले लेती तुम? तब हंसकर हंसा ने कहा था, कोई तो है अपना कहने के लिए, और पगली मैं तो तलाक ले भी लूँगी। तू बेटी तो सत्यवान की ही कहलाएगी ना। ये आदमी किस नीचता तक उतर सकता है तुझे मालूम भी नहीं। जो है जैसा है रहने दे, कभी कभी ही सही, कम से कम उसे पिता का फ़र्ज़ तो याद रहता है। उस दिन रविवार था। तृप्ति काम ख़त्म करके लाल स्कर्ट और पीली कुर्ती में अलसा रही थी। तभी अचानक से दरवाजे की डोरबेल बजी। आरुषि कार से उतरी और दौड़ती हुई तृप्ति के गले से झूल गई। तृप्ति मैम, मम्मी टूर पर गई हैं और मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। शाम को हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। तृप्ति बोली, ठीक है बाबा, कुछ तुमने खाया या नहीं? तृप्ति को कुछ ही दिनों में अपनी इस छात्रा से एक अनोखा सा लगाव हो गया था। पता नहीं क्यों वह आरुषि के साथ अपना बचपना जीती थी। वह बचपन जिसे वह कभी नहीं जी पाई, जो हमेशा एक असुरक्षा के साए में ही रहा। तृप्ति ने बहुत ही प्यार से आरुषि के लिए पिज़्ज़ा बनाया और फिर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। अभी वह खाने की मेज़ पर खाना लगा ही रही थी कि घर की डोरबेल बजी। आरुषि पूछ रही थी, पापा आप बड़ी जल्दी आ गए, आप तो लेट आने वाले थे ना। मैम तैयार हो जाओ, शॉपिंग पर चलेंगे। पापा मैम ने बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाया था, चलो खाना खाते हैं। शी इज़ एन एक्सीलेंट कुक, अशोक ने हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा। पता नहीं तृप्ति क्यों इतना पसीना पसीना हो रही थी। अशोक तृप्ति से बोले, सॉरी मुझे बहुत भूख लग रही है, तुमसे पूछे बिना ही खाना खाने बैठ गया हूँ, चलेगा ना? तृप्ति के बनाए खाने में सच में बहुत ज़्यादा स्वाद था। अरहर की दाल,
भरवा करेले, चावल और रोटी। ऐसा लगा अशोक को जैसे वे बरसों से भूखे बैठे हों। खाना खाते खाते अचानक अशोक के मुंह से निकल गया, तुम जितना अच्छा खाना बनाती हो उतनी ही सुंदर भी हो। तृप्ति शर्म के मारे एकदम से लाल हो गई। अशोक को जब समझ आया तो वह थोड़े से झेंप कर बोले, आज आप स्कर्ट में एकदम स्कूल की बच्ची जैसी लग रही हो। तृप्ति अशोक के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए आरुषि से बोली, आरुषि तुम पापा के साथ अकेली चली जाओ, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है बेटा। आरुषि थोड़ी सी रुआंसी होकर बोली, चलो ना मैम, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी, यहीं पर बैठी रहूंगी। मुझे अपने जन्मदिन की शॉपिंग करनी है, मम्मी जन्मदिन से केवल एक दिन पहले ही लौटेंगी। अशोक बोले, चलो ना तृप्ति प्लीज़। पता नहीं तृप्ति अशोक के आगे क्यों कमज़ोर पड़ जाती थी। जब वह फिरोज़ी जयपुरी बंदेज के सलवार कुर्ते में तैयार होकर निकली तो अशोक फिर से खुद को काबू न कर पाए और धीरे से बोल उठे, आज तो हम सब एक परिवार की तरह ही लग रहे हैं। तृप्ति कट कर रह गई पर कुछ बोल न पाई। मन ही मन कुड़ भी रही थी कि क्या ज़रूरत थी तैयार होने की, स्कर्ट भी तो ठीक ही था। अशोक आज खुद ही कार ड्राइव कर रहे थे। वे लगातार बोल रहे थे और माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। वे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की खूबसूरत ट्यूटर को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। शॉपिंग मॉल में पहुंचकर तृप्ति आरुषि के कपड़े दिलवाने में बिजी हो गई। वहीं घूमते घूमते 2 घंटे कैसे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। तभी तृप्ति की नज़र एक शिफॉन की रानी रंग की साड़ी पर पड़ी जिसमें गोटा पट्टी लगी हुई थी। आरुषि बोली, पापा तृप्ति मैम को यह साड़ी बहुत पसंद आ रही है। इससे पहले कि तृप्ति कुछ बोलती अशोक ने वह साड़ी भी पैक करवा दी। दुकान से बाहर आ ही रहे थे कि मिहिर से दोनों टकरा गए। अपने किसी काम से आया हुआ था वहाँ पर मॉल में। तृप्ति को अशोक और आरुषि के साथ देखकर बोला, शुक्र है तुम कम से कम घर से बाहर तो निकली, वरना मेरे लिए तो हमेशा मैडम को बहाना तैयार रहता है। अशोक ने हंसते हुए कहा, चलो मिहिर तुम भी हमारे साथ डिनर करो। डिनर करते हुए मिहिर और अशोक अपनी ही बातों में व्यस्त रहे। तृप्ति का मन न जाने क्यों एक सपने के पीछे भटकता रहा। न जाने वह क्या सोचती रही। सपना उसके अपने परिवार का। लौटते ही मिहिर उससे बोला, काफ़ी रात हो गई है अशोक भैया, मैं तृप्ति को छोड़ दूंगा, आपको भी देर हो रही होगी। अशोक का मन था कि वे फिर से तृप्ति के घर जाएं, पर प्रत्यक्ष में वे कुछ भी ना बोल सके। रास्ते में मिहिर तृप्ति से बोला, तृप्ति अपनी मम्मी की गलती मत दोहराओ, यह तुम्हारा रास्ता नहीं है। गलत आदमी से प्यार करने का नतीजा आंटी के साथ साथ तुमने भी भोगा है, तुम भी अच्छे से जानती हो उसका नतीजा। तृप्ति बोली, तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मिहिर उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ और दिल के हाथों मजबूर होना मुझसे अधिक कौन जानेगा भला। अशोक भैया एक बेहद सुलझे हुए इंसान है, पर अपने ससुर के बहुत एहसान है उन पर, या यूँ कहूँ उनका यह मुकाम उनके ससुर की वजह से ही है तो गलत ना होगा। अपनी उलझनों को मत बढ़ाओ, लौट जाओ यहाँ से। तृप्ति के दिल का चौड़ जानता था यह सच है। वह न जाने क्यों अशोक की तरफ झुकी जा रही थी। उनका रुतबा या उनका व्यक्तित्व क्या उसे खींच रहा है उसे नहीं मालूम था, पर गुस्से में उसने मिहिर को अंदर भी नहीं बुलाया और धड़ाक से कार का दरवाज़ा बंद करके अपने घर के लिए चली गई। रात भर वह मिहिर की बात पर लगातार विचार करती रही और फिर निर्णय ले लिया कि वह अब कोई भी बहाना बनाकर ट्यूशन से साफ मना कर देगी। जब वह सोमवार के दिन ट्यूशन लेने पहुंची तो देखा आराधना जी भी वहीं हैं। उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तृप्ति तुमने आरुषि की शॉपिंग में मदद कर दी, थैंक यू सो मच। आज उसकी क्लास नहीं होगी, आज हम माँ बेटी और कुछ सामान लेने जा रही हैं, पर कल तुम ज़रूर आना। अपनी बर्थडे पार्टी में तुम्हारे बिना यह केक भी नहीं काटेगी। घर पहुँची ही थी कि कुरियर वाला आया था। पैकेट खोलकर देखा तो वही शिफॉन की साड़ी थी और साथ में एक नोट भी था जिस पर लिखा था कि कल की पार्टी में यही पहनना, मुझे बहुत खुशी होगी। तृप्ति पैकेट हाथ में लिए बैठी रही।
न जाने क्यों उसे गुस्से के बजाय असीम आनंद आ रहा था। अगले दिन बैंक से आने के बाद वह पार्टी के लिए तैयार हो रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। देखा, सामने मिहिर खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए उसे बोला, मैडम, अभी भी नाराज़ हो क्या? मुझे पता था कि तुम आरुषि के जन्मदिन की पार्टी के लिए तैयार हो रही होगी, इसलिए सोचा कि तुम्हें साथ लेता चलूं। पता नहीं क्यों मिहिर के सामने उसकी हिम्मत नहीं पड़ी वह साड़ी पहनने की। मन मार कर उसने अपनी माँ की आसमानी मुक्केश जड़ी साड़ी पहनी और साथ में गोल्डन झुमके पहन लिए जो उसके चेहरे पर खूब खिल रहे थे। मिहिर उसे देखकर बोला, वाह, एकदम फुलझड़ी लग रही हो, पर मैडम, अभी दिवाली 2 महीने दूर है, ध्यान रखना। जब वे पार्टी में पहुँचे तो अशोक ने दूर से ही देख लिया कि तृप्ति ने उनकी साड़ी नहीं पहनी है और ऊपर से उसे मिहिर के साथ देखकर उनका मूड और ज़्यादा उखड़ गया। आरुषि तृप्ति का हाथ पकड़कर उसे केक की टेबल के पास ले आई। तृप्ति ने अशोक और आराधना दोनों का अभिवादन किया। केक काटने के बाद तृप्ति जब वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो अशोक उसे रास्ते में मिल गए। इधर उधर देखकर वो उससे बोले, मेरा उपहार पसंद नहीं आया क्या? मेरा मन था कि तुम्हें उस साड़ी में देखूं, लेकिन तुमने पहनी ही नहीं। तभी न जाने कहाँ से आराधना आ गई और पति को वहाँ खड़ा देखकर बोली, तुम यहाँ खड़े हो, वहाँ सारे मेहमान तुम्हारी राह देख रहे हैं। आराधना को न जाने क्यों यह आभास हो गया था कि उनके पति का इस लड़की से कोई संबंध तो ज़रूर है। मन ही मन उन्हें अपने गोरे रंग और खूबसूरती पर बहुत अहंकार था, पर इस लड़की के सामने न जाने क्यों वे हीन भावना से ग्रस्त हो जाती थी। लौटते समय तृप्ति और मिहिर आराधना जी से विदा लेने आए तो तृप्ति ने सही मौका देखकर कहा, मैम, मैं अब ये ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊँगी, मुझे एक परीक्षा की तैयारी करनी है। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठूं। आराधना के दिल पर से जैसे बहुत बड़ा बोझ हट गया हो, अतः धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, अवश्य, तुम ज़रूर कर लोगी। मेरे लायक कोई भी काम हो तो ज़रूर बताना। रास्ते में मिहिर बोला, सही निर्णय सही समय पर, आई एम प्राउड ऑफ यू। न जाने क्यों रोज़ तृप्ति आरुषि की प्रतीक्षा करती। उसे लगता कि वह ज़रूर आएगी और उस पर गुस्सा करेगी, या यूँ कहें वह अशोक का इंतज़ार कर रही थी। 1 हफ्ता यूं ही बीत गया और तृप्ति ने अपने मन को मजबूत कर लिया था। वह खुश भी थी कि वह बाहर निकल आई और फिर से उसने अपने एकांतवास से दोस्ती कर ली है। उस दिन शनिवार की शाम थी, तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। तृप्ति ने सोचा शायद मिहिर होगा, पर देखा सामने अशोक खड़े थे। बिना कुछ बोले उन्होंने तृप्ति को एक फूल की तरह अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे सोफे पर बैठाकर बोले, मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझे क्यों अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया? पता है, आरुषि का तो बुरा हाल है, वह किसी भी ट्यूटर से पढ़ने को तैयार नहीं है। तृप्ति चुप रही। अशोक आगे बोले, तृप्ति, मैं क्या करूं? अगर मेरा मन तुम्हारी तरफ झुका जा रहा है तो झूठ नहीं बोलूँगा, तुम मेरी ज़िंदगी की पहली औरत हो जिसने मेरे दिल के तार छुए हैं। आराधना मेरी पत्नी है, पर पत्नी से ज़्यादा वे मुझे एक सख्त मिजाज प्रिंसिपल लगती हैं। हमारे विवाह की नींव ही एहसान और नियम कायदों पर टिकी हुई है, उसमें कहीं भी रोमांचित करने वाले पल नहीं हैं। अगर कोशिश भी करूं तो मेरी पत्नी मेरे गंवारपन का उपहास उड़ाती है। उसने अशोक से नहीं, एक पुलिस अधिकारी से शादी की है। उस रात अशोक ने अपने जीवन की पूरी कहानी उसे सुनाई। वे एक गरीब परिवार से थे। जब वे दिल्ली आए तब उनकी मुलाकात आराधना से हुई थी। आराधना उनकी वाक्पटुता की कायल थी। अशोक एक बहुत अच्छे डिबेटर थे और उनकी इसी बात पर आराधना पूरी तरह से फिदा हो गई थी। वे अशोक के जीवन की पहली महिला थी। आराधना का हाथ पकड़कर उन्होंने सभ्य और उच्च वर्गीय समाज में उठने बैठने के सलीकों को सीखा था। आराधना के पिता ने देखते ही उस हीरे को पहचान लिया था। उन्हें अपनी राजकुमारी के बारे में अच्छी तरह से पता था कि उसे अशोक जैसा ही कोई शांत और प्रखर बुद्धि का जीवन साथी चाहिए। ऊपर से अशोक का भव्य व्यक्तित्व सोने पे सुहागा था। आराधना के पिता में अशोक को अपने ही पिता की भूली बिसरी छवि याद आती थी, इसीलिए वे उनकी कोई भी बात कभी भी नहीं टालते थे।
और फिर एक दिन आराधना के पिता ने ही पहल करके उन्हें दिल्ली के नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिला दिया और अशोक ने उनको गलत साबित बिल्कुल नहीं किया। पहली बार में ही उनका चयन हो गया था। आराधना के पिता का जो सपना उनके बेटा या बेटी पूरा नहीं कर पाए थे, वह उनके भावी दामाद ने एक बार में ही पूरा कर दिया। अशोक को यह रिश्ता मंजूर है या नहीं, किसी ने उनसे पूछा तक नहीं। आराधना के लिए अशोक एक जीवन साथी नहीं बल्कि एक ट्रॉफी हस्बैंड थे, उसे खुश करने के लिए। जब रात के 9 बज गए तो तृप्ति ने कहा, आरुषि आपका इंतज़ार कर रही होगी, अब आप अपने घर चले जाइए। अशोक बोले, दोनों माँ बेटी नाना के घर गई हैं, परसों आएंगी, आज की रात मैं यहीं रुक जाऊं क्या? तृप्ति की भी यही इच्छा थी, पर उसे डर भी लग रहा था। अशोक शायद उसके चेहरे के भाव पढ़ लेगा और उसके भाव अच्छी तरह से समझ जाएगा, इसीलिए बोले, फिक्र मत करो, मैं अपने सरकारी वाहन में नहीं आया हूँ, सुबह ही यहीं से निकल जाऊँगा। उस रात पहली बार तृप्ति को पुरुष स्पर्श का एहसास हुआ, जो नारी के सौंदर्य को दोगुना कर देता है। सुबह जब उसने अशोक को कॉफ़ी पकड़ाई तो अशोक उससे बोले, तृप्ति, अगले शनिवार भी क्या आ सकता हूँ मैं? और प्लीज़ वही साड़ी पहन कर रखना जो मैंने तुम्हें भेजी थी। वह एक हफ्ता एक दिन की तरह बीत गया और फिर से शनिवार की शाम आ गई। तृप्ति ने अशोक के कहे अनुसार उनकी ही पसंद की हुई साड़ी पहनी और आज उसने गजब का श्रृंगार भी किया था। दरवाजे की घंटी बजते ही जैसे ही उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो सामने आराधना जी को देखकर वह बुरी तरह से सकपका गई। साथ में आरुषि भी थी। तृप्ति को देखते ही आरुषि बाल सुलभता से बोली, मैम, ये तो वही साड़ी है ना जिसे उस दिन आप मॉल में देख रही थी? आज आप बिल्कुल दुल्हन के जैसी लग रही हैं। आराधना जी की आंखों से नफरत की चिंगारी निकल रही थी। उन्हें पता था कि इतनी महंगी साड़ी यह 2 टके की लड़की खरीद नहीं सकती। उनका शक अब यकीन में बदल गया था। आरुषि सब चीज़ों से अनजान अपनी मम्मी से बोल रही थी, मम्मी, बात करो ना मैम से कि वे मेरी हफ्ते में एक दिन आकर ही मदद कर लें, पर आएँ ज़रूर प्लीज़। आराधना जी से कुछ न बोला। आरुषि का हाथ पकड़कर तीर की तरह वहाँ से निकल गई। तृप्ति ऐसे ही बैठी रही। तभी अशोक आ गए। तृप्ति ने उन्हें पूरी बात बता दी। अशोक किसी और मूड से आए थे। वे तृप्ति के बालों से खेलने लगे। उनकी उंगलियां उसके होठों को अब छू रही थी। तृप्ति ने उन्हें एक धक्का देकर कहा, मैं क्या हूँ, एक मिस्ट्रेस या मन बहलाने का साधन? आप क्या हर हफ्ते ऐसे ही झूठ बोलकर रात के अंधेरे में मुझसे मिलने आएंगे? अशोक शरारत से बोले, सब रुतबे वाले आदमियों की मिस्ट्रेस होती हैं और पुलिस महकमा तो वैसे भी इन सब बातों के लिए पूरी तरह से बदनाम है। तृप्ति इससे पहले और कुछ बोलती, अशोक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। रात भर दोनों प्रेम के संगीत में लगातार डूबते रहे। सुबह जाते हुए अशोक बोले, चिंता मत करो तृप्ति, जल्दी ही मैं सामने वाले दरवाजे से आऊँगा। तुम मेरे लिए केवल भोग की वस्तु नहीं हो, तुम मेरे मन के सुकून के लिए ज़रूरी हो, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बस थोड़ा सा और तृप्ति, फिर तुम और मैं एक साथ रहेंगे, दिन के उजाले में भी। तृप्ति अपने बैंक पहुँची ही थी कि उसे चपरासी बुलाने आया कि मैनेजर साहब ने उसे अपने केबिन में बुलाया है। अंदर जाकर देखा, मैनेजर के साथ एक अधेड़ उम्र के पुरुष बैठे हुए थे। एकदम आराधना का ही नैन नक्श था। तृप्ति को देखते ही गुस्से में बोले, अच्छा तो तुम हो तृप्ति, शर्म नहीं आती है मेरी बहन के परिवार में आग लगाते हुए? नौकरी करती हो, खूबसूरत हो, तो यहाँ वहाँ मुंह मारने से अच्छा है तुम किसी ढंग के लड़के से शादी कर लो। फिर बड़े ही व्यंग से उससे देखते हुए बोले, जानता हूँ तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, कहीं की भी झूठी पत्तलें चाटो, पर अशोक को बख्श दो, ये एक वार्निंग है, समझी तुम? जाते जाते वह शख्स नीचता पर उतर आया और तृप्ति को घूरते हुए बोला, वैसे अशोक की जगह तुम मुझे भी दे सकती हो। तृप्ति शर्म के कारण सिर नहीं उठा पा रही थी। पता नहीं मैनेजर सर उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। आराधना के भाई के जाने के बाद मैनेजर उससे बोले, तृप्ति,
आई कैन अंडरस्टैंड, पर तुम चिंता मत करो, हो जाता है कभी कभी। मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा भरोसा है, शायद तुम सही निर्णय लोगी। फिर से शनिवार की शाम आखिर आ गई थी। तृप्ति और अशोक किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर टच में नहीं थे, ना ही वे कभी एक दूसरे के साथ फ़ोन पर ही बात करते थे। बस शनिवार की शाम का यह अनुबंध था। तृप्ति को विश्वास था अब अशोक कभी नहीं आएंगे, इसलिए वह एक पुराने से फ्रॉक में वहीं पर घर पर बैठी हुई थी। घंटी बजी और अशोक आखिर आ गए। तृप्ति को बाहों में भरते हुए बोले, एकदम बार्बी डॉल लग रही हो। जल्द ही आगे के दरवाजे से आऊँगा, जैसे मैंने तुमसे वादा किया था। मैंने आराधना से बात कर ली है। तृप्ति बोली, आरुषि का क्या होगा? और फिर तृप्ति ने उस दिन की घटना भी विस्तार से उसे बता दी। दरअसल अब वह अशोक के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से चिंतित थी। पूरी घटना सुनकर अशोक उससे बोले, चिंता ना करो, मैंने आराधना के परिवार से भी बात कर ली है, तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा। तुम बस अपना मन बना लो, जल्दी ही हम एक हो जाएंगे। थोड़ा सा हो हल्ला ज़रूर होगा, पर फिर सब भूल जाएंगे। बस तुम मजबूत रहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रविवार की शाम मिहिर का फ़ोन आया। उसने तृप्ति से कहा, तैयार रहना, आज डिनर पर चलेंगे। तृप्ति ने वही स्कर्ट और कुर्ती पहनी जिन्हें अशोक उसके लिए दिवाली पर पहनने के लिए जयपुर से लाए हुए थे। वहाँ पहुंचकर देखा तो आराधना जी भी वहीं पर बैठी हुई थी। उसने मिहिर को शिकायत भरी नज़रों से घूर कर देखा, फिर बोली, तृप्ति, मैं तुम पर कोई दोषारोपण करने यहाँ पर नहीं आई हूँ। अकेली तुम्हारी ही गलती नहीं है, मैं ये अच्छे से समझती हूँ, पर कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार आरुषि के बारे में ज़रूर सोच लेना। मुझे मालूम है कि तुम एक दर्दनाक बचपन से गुजरी हो। क्या तुम आरुषि के लिए भी ऐसा ही चाहोगी? ऐसा चाहती हो तुम उसके लिए? एक बच्चे को माँ और पिता दोनों की आवश्यकता होती है, और यह तुमसे बेहतर भला कौन जान सकता है। प्लीज़ उसकी ज़िंदगी से चली जाओ। अशोक के सिर पर इश्क का जुनून सवार है, पर अशोक आरुषि के बिना नहीं रह पाएगा। हाँ, मैं उसे हिटलर जैसी लगती हूँ, पर किसके फ़ायदे के लिए? कभी समझ नहीं पाएगा वो। आखिर उन दोनों के भले के लिए ना। तुम ही कदम पीछे हटा लो तृप्ति। प्रेमी और पति में बहुत फ़र्क होता है, ये तुम बाद में शायद समझ पाओ। अचानक तृप्ति को महसूस हुआ जैसे आराधना नहीं, उनके मुंह से उसकी माँ बोल रही है। मेज़ पर सजा हुआ खाना तृप्ति को अब जहर लग रहा था। रास्ते भर मिहिर और तृप्ति चुप बैठे रहे। मिहिर तृप्ति के साथ अंदर आया और उससे बोला, तृप्ति, क्यों आग से खेल रही हो तुम एक बार हाँ तो कहो, मैं तुम्हारे लिए लड़कों की लाइन लगा दूंगा। तृप्ति डूबते हुए स्वर में बोली, मेरे साथ कौन शादी करेगा मिहिर? मिहिर प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, तृप्ति, मैं भी तैयार हूँ, तुम हाँ तो करो, एक बार हाँ करके तो देखो। तृप्ति हंसते हुए बोली, मिहिर प्लीज़, मैं और तुम कभी नहीं। मिहिर को पता था तृप्ति उसे बस एक अच्छा मित्र ही मानती है। न जाने क्यों अब अशोक से ईर्ष्या हो रही थी। उस मंगलवार की शाम तृप्ति अभी ऑफिस से आकर बैठी ही थी कि आरुषि अपनी आया के साथ वहाँ पर आ गई। तृप्ति के गले लगकर धीरे धीरे सुबकते हुए बोली, मैम, मैं और मम्मी अब नाना जी के घर रहेंगे। पापा दूसरी शादी कर रहे हैं, मैं मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तृप्ति ने देखा लड़की बिल्कुल मुरझा गई है। उसे लगा आरुषि नहीं, जैसे वह तृप्ति बोल रही हो। उसने मन ही मन आराधना को धन्यवाद भी किया कि उसने आरुषि को उस दूसरी औरत का नाम नहीं बताया था, अन्यथा आरुषि कभी भी उसे अपने मन से माफ़ नहीं कर पाती। मगर जब आरुषि वापस जा रही थी तो तृप्ति ने निर्णय ले लिया था कि वह अपने प्यार का ताजमहल आरुषि के बचपन पर कभी भी खड़ा नहीं करेगी। तृप्ति सोच रही थी कि इस शनिवार की रात वह अशोक को अपना निर्णय सुना देगी। तभी अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। मिहिर का फ़ोन था। वह बता रहा था कि अशोक भैया का ट्रांसफ़र आसाम हो गया है। तृप्ति जानती थी कि किस कारण से अशोक ने अपना ट्रांसफ़र इतनी दूर करवाया है, पर अब आरुषि और आराधना ही अशोक के साथ जाएंगी। तभी अचानक से दरवाजे की डोरबेल बजी।
तृप्ति ने सोचा शायद अशोक होंगे। वह मन ही मन खुद को तैयार कर रही थी, अपनी लाइंस को दोहरा रही थी, पर दरवाजे के बाहर तो हारे हुए जुआरी की तरह एक अधेड़ उम्र का पुरुष खड़ा था। तृप्ति ने ध्यान से देखा तो एकदम से पीछे हट गई। फिर से तृप्ति के जीवन में उसके पिता का आगमन हो गया था। अचानक तृप्ति को मिहिर का वह छंद याद आ गया जिसके बारे में उसने उसे बताया था, जिसे वह हमेशा उसे परेशान करने के लिए गाता रहता था। तृप्ति, क्यों तेरा ये रूप रंग कल कल बहता जाए, क्यों कोई पुरुष इसमें सुकून की छाँव न पाए, निर्जन ही रहेगी मिहिर बिना तेरी जीवन धारा, हाँ तो कर दे मृगनयनी, कब से खड़ा हूँ यो हारा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अच्छी लगी ना? तो बस जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में हमें अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अब रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।